नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 130वें संस्करण को किया संबोधित। जन भागीदारी को बताया भारत की सबसे बड़ी ताकत। विदेशों में बसे भारतवंशियों की सराहना। श्री अन्न से पोषण और आत्मनिर्भरता पर दिया बल। कहा एआई इनोवेशन का ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनेगा भारत। प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस को बताया संविधान निर्माताओं को नमन करने का दिन। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मतदाताओं को बताया लोकतंत्र की आत्मा। देश में वोटर बनने पर मतदाताओं से उत्सव मनाने की अपील। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर दिल्ली में निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हुई शामिल। कहा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदान लोगों की आस्था का प्रतीक। वोटिंग के दौरान भ्रांतियों से दूर रहने की अपील। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगी संबोधित। शाम 7 बजे दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी चैनल्स पर राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर भारतीय टीम की नजर। गुवाहाटी में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे। और सुर्खियों के बाद आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। मन की बात कार्यक्रम की 130वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र में मतदाता को असली शक्ति बताया। प्रधानमंत्री ने जीवन में 18 वर्ष के पड़ाव को महत्वपूर्ण बताते हुए सभी से इसे उत्सव की तरह मनाने का आह्वान किया। वहीं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने इस दिन विशेष तौर पर संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता जताने की भी बात कही। मेरे प्यारे देशवासियों, साल 2026 के पहले मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए इस दिन के महत्व के बारे में बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 26 जनवरी का ये विशेष दिन देशवासियों को अपने संविधान निर्माताओं को नमन करने का एक अवसर देता है। वहीं उन्होंने मतदाता दिवस के तौर पर मनाई जाने वाली 25 जनवरी को भी देश के लिए अहम दिन बताया। पीएम ने कहा कि मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। उन्होंने बतौर मतदाता 18 वर्ष के पड़ाव को जीवन का अहम माइलस्टोन बताते हुए इसे उत्सव की तरह मनाने का आह्वान किया। पीएम ने पूरी प्रक्रिया को लोकतंत्र को सशक्त करने की कड़ी में एक अहम पड़ाव बताया। 26 जनवरी का ये दिन हमें अपने संविधान निर्माताओं को नमन करने का अवसर देता है। आज 25 जनवरी का दिन भी बहुत अहम है। आज नेशनल वोटर्स डे है, मतदाता दिवस है। मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आमतौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज
मतदाता दिवस पर मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। मन की बात की 130वीं कड़ी में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया की जर्नी की बात करते हुए इसे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए बेहद अहम बताया। पीएम ने स्टार्टअप की इस यात्रा का असली नायक युवाओं को बताते हुए उनके साहस और समर्पण की सराहना की। पीएम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के प्रयासों के बाद भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, जिसकी कल्पना करना पहले असंभव सा लगता था। प्यारे देशवासियों, इन दिनों मैं सोशल मीडिया पर एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देख रहा हूं। लोग साल 2016 की अपनी यादों को फिर से ताजा कर रहे हैं। उसी भावना के साथ आज मैं भी आपके साथ अपनी एक मेमोरी को शेयर करना चाहता हूं। 10 साल पहले जनवरी 2016 में हमने एक एम्बिशियस जर्नी की शुरुआत की थी। तब हमें इस बात का एहसास था कि भले ही एक छोटा क्यों न हो, लेकिन ये युवा पीढ़ी के लिए, देश के फ्यूचर के लिए काफी अहम है। तब कुछ लोग ये समझ ही नहीं पाए थे कि आखिर है क्या। साथियों, मैं जिस जर्नी की बात कर रहा हूं वह है स्टार्टअप इंडिया की जर्नी। इस अद्भुत जर्नी के हीरो हमारे युवा साथी हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उन्होंने जो इनोवेशन किए वो इतिहास में दर्ज हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ भारत आज दुनिया की नजरों में है। ऐसे में इंडस्ट्री और स्टार्टअप से जुड़े युवाओं पर बड़ी जिम्मेदारी है, क्वालिटी और एक्सीलेंस। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सबका एक ही मंत्र होना चाहिए, क्वालिटी, क्वालिटी और सिर्फ क्वालिटी। पीएम ने हर सेक्टर में टॉप क्वालिटी और एक्सीलेंस को अपना बेंचमार्क बनाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं, जिनकी घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती रही है। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा, इन सभी क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इस वर्ष कई प्रसिद्ध और गुमनाम व्यक्तियों के नाम पर चर्चा चल रही है। आइए इस बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से। तो शैलेंद्र, देखिए, पद्म पुरस्कार अपने आप में महत्वपूर्ण है और ये भी हम समझते हैं कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इनकी घोषणा की जाती है। ऐसे में गुमनाम नायकों को भी पद्म सम्मान देने का प्रयास, ये क्या संदेश देता है भारत को? ये देखिए, पराक्रम 2014 के बाद हमने देखा कि जब मोदी सरकार सत्ता में आई और तमाम बदलाव किए गए पद्म पुरस्कारों में, और ऐसे जनता का पुरस्कार एक तरह से देखे माना जाने लगा, क्योंकि तमाम ऐसे लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला जिन्होंने दूर दराज में चुपचाप रहकर काम किया था, आदिवासियों के बीच, किसानों के बीच या वंचित तबके के बीच चुपचाप काम किया था और एक तरह से गुमनाम जिंदगी जी रहे थे, लेकिन सेवा भाव से लंबे समय से सेवा का काम एक वंचित समाज के बीच या फिर ग्रामीण इलाके में या अलग अलग विषयों पर उनका अपना काम था देश सेवा के लिए। तो ऐसे नायकों को शामिल किया गया और पूरी प्रक्रिया बदली गई नामांकन की, और हम जानते हैं कि उसमें क्या कुछ उनकी उपलब्धि रही है, किस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, इन सब का एक पूरा विवरण लिया गया। और उसमें जो चयन प्रक्रिया है उसमें हमने देखा कि ऐसे लोगों का चयन हुआ जिनका नाम पुरस्कार के नाम के ऐलान से पहले केवल सीमित दायरे में कुछ लोग एक क्षेत्र में जानते थे, यानी उतने चर्चित नाम नहीं थे, लेकिन उनकी जो सेवा थी वो बहुत शानदार रही थी दशकों की। तो आज जब शाम औपचारिक ऐलान होना है, उससे पहले जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ऐसे तमाम लोगों को
पद्मश्री पुरस्कार इस बार भी दिया जा रहा है, जो समाज के वंचित तबके की सेवा के लिए लंबे समय से जाने जाते हैं, या फिर दूर दराज के इलाकों में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, अलग अलग क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, या फिर वंचित तबके के साथ सेवा भाव से काम करते रहे हैं। आप तमाम नामों को हम देख रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से दूरदर्शन न्यूज आपको दिखा रहा है, आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश के माध्यम से भी देख रहे हैं। इसमें देखिए तमाम नाम है। चिरंजी लाल यादव, ये एक ऐसा नाम है जो जिन्होंने वंचित तबके के लिए बहुत लंबे समय से काम किया है। ऐसे तकरीबन 45 नाम सूत्रों के हवाले से सामने आ रहे हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पर इसकी औपचारिक घोषणा, ऐलान, किसको पद्मश्री मिलने वाला है, किसको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उसका ऐलान शाम को होगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी आ रही है उसमें आप देखें कि कई महत्वपूर्ण नाम हैं। अनके गौड़ा, जिनका एक बहुत योगदान है सेवा के क्षेत्र में, उनको ये पुरस्कार दिया गया। और इसमें जो खास बात यह है कि अलग अलग राज्यों से आप देखें, चूंकि पद्म पुरस्कारों में हम देखते हैं कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग राज्यों में, दूर दराज के इलाकों में काम करने वाले लोगों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं जिन्होंने लंबे समय से काम किया है। तो इसमें छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से आप अलग अलग जगहों से नाम देख रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में आप देखें। इससे पहले जो पद्म पुरस्कार कुछ गुमनाम तरीके से काम करने वाले, सेवा भाव से काम करने वाले लोगों को इससे पहले मिला, उसमें तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने ऑर्गेनिक खेती के लिए काम किया, या फिर वंचित तबके के लिए काम किया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी से तमाम ऐसे चेहरे, ऐसे समाज सेवी, उनको पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया। लेकिन शैलेंद्र, एक समय था जब हम ये देखते थे कि पद्म पुरस्कारों जैसे सम्मानों के लिए हम ये देखते थे कि जनप्रतिनिधि और सांसद जो हैं उनका पत्र लगता था, उनका विशेष आग्रह पत्र लगता था। लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुए भारत के सुदूर ग्रामीण इलाके से निकला हुआ कोई कर्मवीर जो वाकई में इस सम्मान का हकदार है, उसे ये सम्मान दिलाने का ये जो प्रयास है अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देता है। देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरी प्रक्रिया को मोदी सरकार के आने के बाद बदलने से जो संदेश गया और जो उसके असर दिखा है कि आज कोई महिला किसान जो लंबे वर्षों से समय से किसी खास क्षेत्र में काम कर रही, उसको भी पद्म पुरस्कार पाने का मौका मिला है। वो भी उसके कार्यों के बारे में देश और दुनिया जान पाई है। आप थोड़ी देर में और विवरण ये आएगा जब औपचारिक ऐलान होगा कि किस सेवा के लिए या किस क्षेत्र में विशेष तौर पर काम के लिए इन लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है, जिनके नाम अब सूत्रों के हवाले से सामने आ रहे हैं। लेकिन इस नाम को पढ़ने से ये लगता है कि ये लोग अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों के लोग हैं, जिनको तकरीबन 45 ऐसे नाम हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर ही बहुत चर्चित चेहरे नहीं हैं, यानी वो किसी सुदूर इलाके में, ग्रामीण इलाके में काम करते हैं और लंबे समय से एक सेवा दे रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। उनको पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है। इसमें अगर हम कुछ नाम पढ़ना चाहें तो इंद्रजीत सिंह सिद्धू हैं, जिनको ये पुरस्कार मिलने जा रहा है। आप टीवी स्क्रीन पर कुछ नाम और देख भी रहे हैं। इसके साथ ही साथ हैं कैलाश चंद्र पंत हैं, इनको ये पुरस्कार मिलने जा रहा है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो महेंद्र कुमार मिश्रा है, उनको पद्मश्री पुरस्कार मिलने जा रहा है। और तमाम ना नरेंद्र चंद्र देव वर्मा, इनको इस बार ये पुरस्कार मिलने जा रहा है जब औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा। आर कृष्णन, सूत्रों के हवाले से खबर है, इनको पुरस्कार मिलने जा रहा है। और देखिए जो लिस्ट है, जो सूत्रों के हवाले से जो नाम सामने आ रहे हैं, उसमें दक्षिण भारत से भी काफी नाम है, यानी कि उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, मध्य भारत से आप ये नाम देखेंगे तो क्षेत्रवार भी देखें, ये पूरी तरह से देखें तो इस लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं। भारत के अलग अलग राज्यों से जो सेवाभावी लोग हैं उनको चुनकर नामांकन, उनका नाम सामने आ रहा है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, जैसा कि हमारे सहयोगी शैलेंद्र जानकारी दे रहे हैं, लगभग 45 नाम ऐसे हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन गुमनाम नायकों की श्रेणी में पद्म पुरस्कार का दिया जाना ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये समाज के अन्य नागरिकों के लिए प्रेरणा भी बनता है।
नीरज। देखिए, बिल्कुल प्रेरणा बनता है। और आप देखें, आप सही जिक्र कर रहे थे कि पहले इस तरह के पुरस्कार दिए जाते थे जी। तो तमाम सिफारिशें होती थी या कोई खास वर्ग के जो लोग हैं वो ही इन पुरस्कारों तक पहुंचते थे। लेकिन आप देखें कि 2014 के बाद मोदी सरकार जब सत्ता में आई, उसके बाद ये पूरा का पूरा जो नैरेटिव है वो चेंज किया गया। और आप देखें कि बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग थे जो पिछड़े और दलित समुदाय से थे, दूर दराज के इलाकों में प्रतिदिन मेहनत कर रहे थे, प्रतिदिन समाज का काम कर रहे थे, लेकिन कभी भी उनको इस तरह के पुरस्कार नहीं दिए गए। लेकिन आप देखें 2014 के बाद ये पूरा का पूरा सिनेरियो बदला और आज ऐसे लोग, चाहे वो दिव्यांगजनों, महिलाओं हों, बच्चे हों, दलित, आदिवासी, जिन्होंने इनकी सेवा के लिए तमाम अपना जो पूरा जो जीवन है तो समर्पित कर दिया, ऐसे आम लोगों को ये पुरस्कार मिलना अपने आप में गौरव की भी बात है। और कहीं ना कहीं उन लोगों को भी एक तरीके से हौसला भी देता है, उन लोगों को एक तरीके से उत्साह भी बढ़ाता है कि अगर देश उनके काम को रिकॉग्नाइज कर रहा है, देश उनके काम का सम्मान कर रहा है, तो निश्चित तौर पर दूसरे लोगों को भी जो प्रेरणा है वो मिलती है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन नीरज, इसके साथ साथ अभी आधिकारिक रूप से घोषणा होनी बाकी है। हम ये समझना चाहेंगे कि जब ऐसे पुरस्कारों की घोषणा की जाती है तो बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को चुनना, थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे जो चुनने की प्रक्रिया है वो भी हम जरा दर्शकों को समझा दें। देखिए, बिल्कुल चुनने की प्रक्रिया भी बिल्कुल पारदर्शी तरीके से इसके लिए अपनाई जाती है। और जो आम लोग हैं वही एक तरीके से जो चुनाव है वो करते हैं, क्योंकि आम लोगों को ये पता होता है कि उनके बीच में रह रहा व्यक्ति किस तरीके से समाज की सेवा कर रहा है, किस तरीके से वो लगातार उनके लिए काम कर रहा है। और आप देखें कि आधिकारिक तौर पर जो घोषणा है वो जरूर होगी, लेकिन 45 नाम जो अभी हमारी जानकारी ऐसी आई है कि 45 नाम है, जिसमें ब्रजलाल है, आप देखें बुधरी ताती है, चरण हेम्ब्रम है, चिरंजी लाल यादव है, धार्मिक लाल सुनीलाल पांडे, ये नाम भी चल रहे हैं। आप देखें गफरुद्दीन मेवाती जोगी हेलीवार है, इसके अलावा इंद्रजीत सिंह सिद्धू है, के पजा नेवेल है, कैलाश चंद पंत है, खेमराज सुंदरीलाल है, ऐसे तमाम नाम है। महेंद्र कुमार मिश्र है, मोहन नगर है, नरेश चंद देव वर्मा है, नूरुद्दीन अहमद है। इसके साथ साथ ही आप देखें आर कृष्णन है, रघुवंश सिंह है, रघुवीर तुकाराम केलकर है, इसके अलावा रमा रेड्डी है, शफी शौक है। तो तमाम जो कला, साहित्य, समाज सेवा, इन तमाम क्षेत्रों में जो अपना बेहतरीन काम करने वाले, समाज की सेवा करने वाले, अपनी कला का बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने वाले, ऐसे तमाम जो आम लोग हैं उनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो सम्मान की बात है इन लोगों के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी जो समाज की सेवा कर रहे हैं, कला साहित्य में बेहतर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ शैलेंद्र, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, देखिए, एक तो ये कि जब पता हो कि ये सम्मान मिलना तय है वो भाव अलग होता है, लेकिन जब भारत के किसी सुदूर ग्रामीण इलाके से जब कोई कर्मवीर को बाहर निकाल करके उसके परिश्रम को, उसकी सेवा को जब पारितोष से सम्मानित किया जाता है, पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है, तो वो भाव अपने आप में अभूतपूर्व होता है। थोड़ा सा समझना चाहेंगे, जिस चयन प्रक्रिया का जिक्र यहाँ पर नीरज कर रहे थे, तो ऐसे में पद्म सम्मान पाने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए ये कितना महत्वपूर्ण क्षण होता है, कितनी बड़ी बात होती है उसके और उसके परिवार के लिए? देखिए, 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि जब हमने देखा कि पद्म पुरस्कारों की पूरी प्रक्रिया बदली गई और उसमें हमने देखा कि दूर दराज में और ऐसे व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार मिलने लगा, पद्म पुरस्कार, जिनके नामों की बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर पर या फिर मीडिया के मुख्य पृष्ठ पर खबरें नहीं थी। तो इसके मायने थे कि जो सेवा भाव से चुपचाप अपने क्षेत्र में काम करते हैं वो भी पद्म पुरस्कार पा सकते हैं। ये एक संदेश गया आम जनता के बीच कि आप सेवा भाव से काम करिए तो देश आपको पहचानेगा, देश आपकी सेवा की कद्र करेगा। तो ये एक बहुत संदेश मायने रखता है कि व्यक्ति समाज सेवा का काम या फिर कला साहित्य जगत में अपना काम अलग अलग भाषाओं में, क्षेत्र में, जो भी जिस क्षेत्र में वो अपना योगदान दे रहा है, अगर वो उस योगदान को लंबे समय तक चुपचाप अपना काम कर रहा है, देश सेवा कर रहा है, तो उसके योगदान की भी उतनी ही कद्र है जितनी कद्र तमाम चर्चित चेहरों की होती है जिनको मीडिया का अटेंशन मिलता है।
तो फिर जब पद्म पुरस्कारों के नाम का ऐलान होता है तो जाहिर है कि उससे मीडिया का टेंशन भी बढ़ेगा और तमाम एक पहचान भी बढ़ती है, और इससे ज़्यादा उनके काम को एक तरह से देखें, उनकी सेवा को एक स्वीकारता मिलती है कि उन्होंने कई दशकों तक वंचित तबके के लिए या फिर किसी खास क्षेत्र में साहित्य, खेल या बाकी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए या फिर अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है। तो यानी एक तरह से ये संदेश भी जाता है कि पद्म पुरस्कार सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत चर्चित नाम पहले से रहे हैं, जिन्होंने खेल या साहित्य या बाकी क्षेत्रों में बहुत नाम पहले से कमाया हुआ है, उन्हें पद्म पुरस्कार दिया जा रहा है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो गुमनामी का जीवन जीकर अपने एक उद्देश्य के साथ सेवा भाव के साथ और वाकई में ये उस सेवा का सम्मान है। और इन पुरस्कारों से हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कर्मवीरों के सम्मान से पद्म पुरस्कार भी अपने आप में सम्मानित होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र मिश्र और नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगभग 45 ऐसे नाम हैं जिन्हें गुमनाम नायकों की श्रेणी में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हालांकि जैसे ही इसकी आधिकारिक घोषणा होगी निश्चित रूप से हम जरूर आपको बताएंगे। और इसी के साथ फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। भारत का गणतंत्र अमर रहे और हम सब मिलकर 140 करोड़ भारतवासी देश के प्रति समर्पित भाव से सेवा करते रहे। जय हिंद। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आज 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस अवसर पर निर्वाचन आयोग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम की थीम मेरा भारत मेरा वोट थी। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए मतदाताओं को पहचान पत्र सौंपे। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव आयोग द्वारा तैयार किए गए 2 प्रकाशनों का भी विमोचन किया, जिसमें साल 2025 पहलों और अभिनवों का वर्ष और चुनाव का पर्व बिहार का गर्व शामिल हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तकनीक के प्रभावी उपयोग, चुनाव प्रबंधन और मतदान जागरूकता के लिए विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन प्रथाओं के पुरस्कार भी प्रदान किए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत की भूमि लोकतंत्र की जननी है। राष्ट्रपति ने सभी वयस्क मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की और कहा कि मतदान लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की आस्था का प्रतीक है। मतदान केवल राजनैतिक अभिव्यक्ति नहीं है, ये निर्वाचन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की आस्था का प्रतिबिंब है। ये प्रत्येक नागरिक द्वारा अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करने का माध्यम भी है। बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्क नागरिक को उपलब्ध मतदान का अधिकार राजनैतिक और सामाजिक न्याय तथा समता के हमारे संवैधानिक आदर्शों को ठोस अभिव्यक्ति देता है। हमारे संविधान द्वारा सुनिश्चित की गई 1 पर्सन 1 वोट की व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा जन सामान्यों के विवेक पर दृढ़ आस्था का परिणाम थी। हमारे देश के मतदाताओं ने उनकी आस्था को सही सिद्ध किया और भारतीय लोकतंत्र एक असाधारण उदाहरण के रूप में विश्व पटल पर
सम्मानित हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों से मतदान के दौरान भ्रांतियों से दूर रहने की भी अपील की है और मतदान का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण ये भी है कि सभी वयस्क नागरिक अपने संवैधानिक कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मैं आशा करती हूं कि हमारे सभी मतदाता प्रलोभन, अनभिज्ञता, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार और पूर्वाग्रह से मुक्त रहते हुए अपने विवेक के बल पर हमारी निर्वाचन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आज का दिन कोई सामान्य मतदाता दिवस नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र की आत्मा से संवाद करने का दिन है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में लोकतंत्र को और अधिक सहभागी, पारदर्शी और तकनीकी सक्षम बनाने के लिए जो निरंतर प्रयास किए गए हैं, उनमें डिजिटल मतदाता सेवाएं, ऑनलाइन पंजीकरण, प्रवासी और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष प्रबंध, ये सभी कदम इस सोच को दर्शाते हैं कि लोकतंत्र अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। लोकतंत्र केवल मतदान केंद्र तक सीमित न रहे, बल्कि नागरिक जीवन का अभिन्न हिस्सा लोकतंत्र बने। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के कार्यक्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटि रहित बनाने के उद्देश्य से एसआईआर प्रक्रिया को अपनाया गया है। विश्व के सभी लोकतंत्र मानते हैं कि शुद्ध मतदाता सूची सशक्त लोकतंत्र की आधारशिला है। संविधान और विधि के अनुरूप जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, जो किसी विधानसभा क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करता हो और जो भारत का नागरिक हो, वही उस विधानसभा की मतदाता सूची में पंजीकरण का पात्र है। इसी मूल उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अर्थात एसआईआर की शुरुआत की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में शामिल न हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर आज शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर भी पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में प्रसारित होगा। वहीं दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल्स द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क्स पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।